एक तरफ जहां आम्रपाली कबीले में उन दोषियों को ढूंढते हुए कबीले वासियों के तीर के निशाने पर आ गई थी, तो वहीं युवराज स्वर्णसेन को सरना मिल चुकी थी। लेकिन युवराज स्वर्णसेन ने जब सरना को बताया कि वो जानते हैं कि वो कौन है, तो सरना इस उलझन में आ गई कि आखिर सामने खड़ा इंसान उसे कैसे पहचानता है। उसने तुरंत पूछा, आप हमें कैसे जानते हैं? ये बोलकर वो युवराज स्वर्णसेन को संदेह भरी नजरों से देखने लगी। युवराज स्वर्णसेन ने सीधे सीधे कहा, हम तुम्हें वापस ले जाने आए हैं सरना। तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। तुम वैशाली की सैनिक हो और वहाँ सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। युवराज ने सरना को सब कुछ बता दिया था, लेकिन सरना को उन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो युवराज को घूरते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और हमें सरना क्यों बुला रहे हैं आप? किसने बताया आपको हमारे बारे में? सरना युवराज को एक ठग की नजर से देख रही थी, क्योंकि उसने जिस औरत की जान बचाई थी उसकी बात वो भूल नहीं पाई थी कि उसे उसके पति ने बेच दिया था। सरना को ज्यादातर पुरुष और युवराज उन्हीं में से कोई एक लग रहे थे, लेकिन युवराज ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, हम जानते हैं कि तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो, लेकिन हम तुम्हें पहचानते हैं। हमारे साथ चलो, वैशाली में आम्रपाली तुम्हारा इंतजार कर रही है। आम्रपाली शब्द सुनते ही सरना के सिर में फिर से हल्का हल्का दर्द होने लगा, पर उसे लगा कि ये दर्द शायद सिर पर लगी चोट की वजह से हो रहा है। सरना को युवराज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने झुंझुलाते हुए कहा, हम नहीं जानते किसने तुम्हें हमारी याददाश्त खोने के बारे में बताया है, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि तुम हमारा फायदा उठाना चाहते हो और इसलिए हमें ये मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो। लेकिन हम युवराज सरना को यकीन दिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन सरना ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनकी बात को काटते हुए कहा, हमने आपका घोड़ा क्या ले लिया? आपने हमें अपने जाल में ही फंसाना शुरू कर दिया। सरना हमारी बात सुनो, युवराज ने जोर देते हुए कहा, लेकिन सरना ने तेज आवाज में जवाब दिया, ये सरना क्या लगा कर रखा है? क्या लगता है तुम्हें कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? हमें असहाय या बेचारी समझने की भूल मत करना, अन्यथा मारे जाओगे। ये बोलकर सरना वहां से जाने लगी। उसका हट भरा गुस्सा देखकर युवराज ने खुद से कहा, ये नहीं सुधरेगी। जब याददाश्त थी तो भी ऐसे ही थी, और अब तो याददाश्त भी नहीं है, तब भी कुछ नहीं बदला। लेकिन हम भी इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। इसे अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो इसे किसी दूसरे तरीके से यकीन दिलाना होगा। ये बोलकर वो सरना के पीछे पीछे आए और कहते हैं, अरे सुनो तो, यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। क्यों इस तरह आगे आगे भागे क्यों जा रही हो सरना? सरना रुको ना। लेकिन सरना उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ती जा रही थी। युवराज को सरना पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो उसे ऐसे जाने भी तो नहीं दे सकते थे। वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं, ये डाकू कभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ सकती, कैसे रोकूं उसे? ये बोलकर वो एक बार फिर से चिल्लाए, अरे मत आना हमारे साथ, लेकिन रुको तो सही। ये बोलकर जब युवराज उसके करीब पहुंचे तो सरना ने पलटकर उनके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। उसके घूंसे से युवराज करहा उठे और उससे दूर जाकर खड़े हो गए। सरना ने उनकी स्थिति दिखाते हुए उनसे कहा, ठीक ऐसे ही हमसे दूर रहना, अन्यथा अभी सिर्फ मुंह टूटा है, अगली बार नाक टूटेगी। ये कहकर सरना फिर से आगे बढ़ गई, लेकिन सरना की इस मार ने युवराज को महल का पहला दिन याद दिला दिया था, जब वो महल में भेष बदल कर गए थे और सरना ने उन्हें चोर समझकर बहुत मारा था। उसे याद करते हुए युवराज ने कहा, तब हम इससे अनजान थे और आज ये हमसे अनजान है, लेकिन इसकी मार बिल्कुल वैसी है। ठीक है, यदि इन्हें हमारी सच्ची बातों पर यकीन नहीं है तो इन्हें अब हम झूठ बोलकर यकीन दिलाएंगे कि ये कौन है। एक तरफ सरना थी कि युवराज की बात सुनना तो दूर, उन्हें बोलने भी नहीं दे रही थी। वहीं आम्रपाली उन कबीले के लोगों के तीर के निशाने पर खड़ी थी। कबीले के लोग उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि यदि वो अभी वहां से नहीं निकले तो वो मारे जाएंगे। आम्रपाली उनसे बता भी नहीं सकती थी कि सोम और राजकुमारी मुकुंदा अब भी कबीले में ही है, अन्यथा वो लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे। आम्रपाली ने दूर खड़े सोम और राजकुमारी मुकुंदा को नहीं देखा था, इसलिए उसने उन लोगों से कहा, इस वक्त हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? सुनिए, हमें कुछ वक्त रुकने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, बहुत रुक लिए तुम लोग यहाँ पर। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे कबीले के लोग अपनी राह से भटक जाते हैं और फिर उन्हें निष्कासित करना पड़ता है और उनके परिवार से जबरदस्ती उन्हें दूर करना पड़ता है। तुरंत निकलो वरना। वो आदमी बहुत ज्यादा क्रोध में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से प्रतीत हो रहा था कि वो वाकई में उन लोगों को मार देगा। आम्रपाली चारों तरफ देख रही थी कि कब सोम और राजकुमारी मुकुंदा वापस लौट आए। तभी दूर से ही सोम ने उसे इशारा किया और कबीले के पीछे की तरफ जाने के लिए कहा। सोम को देख आम्रपाली की सांस में सांस आई।
और उसका इशारा समझकर आम्रपाली ने तुरंत अपने सामने खड़े आदमी से कहा, ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये बोलकर वो कबीले के पीछे की तरफ बढ़ने लगी। उसके साथ खड़े राजकुमार मणिधर ने अभी भी सोम और राजकुमारी मुकुंदा को नहीं देखा था, इसलिए आम्रपाली को दूसरी तरफ जाते हुए देखकर वो उलझन में आ गए कि आम्रपाली ऐसे ही उन दोनों को छोड़कर कैसे जा सकती है, और रास्ता तो बाहर की तरफ जाता है, ये पीछे की तरफ क्यों जा रही है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहते, सामने खड़े आदमी ने अपने तीर दिखाते हुए आम्रपाली से कहा, उधर नहीं, इधर, बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है। उनकी आवाज को अनसुना करते हुए आम्रपाली गलत दिशा में बढ़ती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए उसने तिरछी नजरों से देखा तो पीछे से कबीले के वो सभी लोग उनकी तरफ आ रहे थे। राजकुमार मणिधर भी आम्रपाली के साथ साथ चल रहे थे। तभी उन्होंने उससे कुछ फुसफुसाते हुए पूछा, आम्रपाली, ये कहाँ जा रही हो तुम? कबीले से बाहर जाने का रास्ता दूसरी तरफ था। आम्रपाली ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत रहिए राजकुमार, ये सब हम कुछ जानबूझकर कर रहे हैं, सब्र रखिए, बाद में सब कुछ बता देंगे। ये बोलकर वो चलती जा रही थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर कबीले के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये लड़की दिमाग से कमजोर है क्या? कब से कह रहे रास्ता उधर है, तो इस तरफ क्यों जा रही है? उनकी आवाज सुनकर आम्रपाली रुक गई और उनकी तरफ मासूमियत से देखते हुए कहती है, क्षमा कीजिएगा, हमारा ध्यान कहीं और था। ये सब आम्रपाली सिर्फ उन कबीले वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर रही थी, ताकि सोम और मुकुंदा चुपचाप कबीले के पीछे की तरफ जा सके। आम्रपाली के एक एक व्यवहार से सोम को सब कुछ समझ आ रहा था। उसने आम्रपाली की सराहना करते हुए कहा, मानना पड़ेगा आम्रपाली जी, चालाकी के मामले में भी आप किसी से कम नहीं हैं। इसके बाद सोम राजकुमारी मुकुंदा को लेकर कबीले वासियों की नजर से बचते हुए कबीले के पीछे की तरफ बढ़ गया। आम्रपाली ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही सोम वहां से चला गया, आम्रपाली कबीले वासियों से माफी मांगकर कबीले से बाहर की तरफ निकल गई। लेकिन उनके साथ साथ कोई और भी था जो साय की तरह उनके पीछे चल रहा था। कबीले के लोगों ने उसे देख लिया था, लेकिन उन्हें वो आम्रपाली का साथ ही लगा, इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। और वहीं उस कबीले के बाहर विशाखा भी बैठी हुई थी, जो छुप कर उन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे उसने आम्रपाली और राजकुमार मणिधर को आते देखा, वो सावधान हो गई। लेकिन तभी उसकी नजर उनका पीछा कर रहे उस साय पर पड़ी। उसे देखकर विशाखा की भौहें तन गई। वो अपने आप से कहती है, देवी, आम्रपाली के पीछे छुपकर ये कौन आ रहा है? कहीं ये वही तो नहीं जो आम्रपाली को फंसाना चाहता है? अभी पता चल जाएगा। ये बोलकर वो उसके पीछे जा रही थी कि तभी उसने देखा कि आम्रपाली वापस कबीले के अंदर जा रही थी। विशाखा तुरंत रुक गई। देवी, आम्रपाली वापस कबीले में क्यों जा रही है? इस आदमी को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन अभी मुझे आम्रपाली के साथ साथ चलना होगा। इधर जैसे ही कबीले के लोग अपने अपने घरों में चले गए, आम्रपाली राजकुमार मणिधर के साथ छुपकर वापस आई और कबीले के पीछे सोम और राजकुमारी मुकुंदा से मिली। उसने सोम से पूछा, सुलोचना, उस औरत ने कुछ बताया? हाँ आम्रपाली जी, लेकिन अभी हम यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते। इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें जल्द से जल्द नदी के पार उस जंगल तक जाना होगा। मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगी, अभी चलिए। राजकुमार मणिधर को अभी आधी बातें ही पता थी। वो औरत कौन है, कहाँ जाना और क्यों जाना है, ये सारे सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनके पीछे चलते रहे। एक तरफ आम्रपाली अपनी मंजिल के बहुत करीब थी, तो वहीं दूसरी तरफ जाने अनजाने में रानी कोशला देवी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाली थी। सम्राट बिंबिसार के कहने पर अंतेय नाग ने मगध के सारे अनुभवी वैद्य को बुला लिया था। उनसे मिलकर सम्राट बिंबिसार ने कहा, हमारी बड़ी रानी कोशला देवी पिछले कुछ दिनों से बीमार है। उन्हें मस्तिष्क ज्वर हुआ है, लेकिन उनका ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य वैद्य के साथ मिलकर आप उनका इलाज करें, ताकि हमारी रानी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उन सभी वैद्यों में से एक सबसे बुजुर्ग और अनुभवी वैद्य भी थे। उन्होंने कहा, मस्तिष्क ज्वर? सम्राट, यदि महारानी कोशला देवी को ये बीमारी हुई है तो जल्द से जल्द उनका इलाज करना होगा, बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो मृत्यु के कगार पर पहुंच सकती हैं। ये सुनकर सम्राट बिंबिसार ने चिंतित होकर कहा, हमारे राज्य वैद्य ने भी यही कहा था और हमें डर है कि कहीं उनकी छोटी सी चूक हमारी रानी पर भारी न पड़ जाए, इसलिए हमने आप सबको यहाँ बुलवाया है। तो उस पर वैद्य ने कहा, सम्राट, जैसा आपने कहा कि रानी को मस्तिष्क ज्वर हुए कुछ दिन बीत चुके हैं, यदि वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अन्यथा मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित व्यक्ति एक दिन भी जीवित नहीं बच पाते। हमें सबसे पहले वो औषधि देखनी है जो आपकी राजवैद्य रानी को दे रही हैं। अवश्य,
ये कहकर सम्राट स्वयं उन्हें रानी कौशला देवी के कक्ष तक ले गए। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने कक्ष में आते हुए देख रानी कौशला देवी असमंजस्य में पड़ गई। उन्होंने पूछा, सम्राट ये सब कौन है? तो सम्राट ने कहा, निश्चिंत रहिए रानी, ये सभी मगध के अनुभवी वैद्य हैं। ये आपका इलाज करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे ही रानी कौशला देवी ने ये सुना वो सन्न रह गई। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। वहां खड़ी राजवैद्य भी कांपने लगी। उसने तिरछी नजरों से रानी कौशला देवी की तरफ देखा। अचानक उनकी सारी रणनीतियों पर ग्रहण लगते देख रानी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी सम्राट ने कहा, रानी आपको मस्तिष्क ज्वर हुआ है और हम आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। रानी के गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी। वो बिना प्रतिक्रिया दिए हुए चुपचाप बैठ गई। तभी वहां आए सारे वैद्य उन औषधियों को देखने लगे और उनकी जांच पड़ताल करने लगे जो राजवैद्य इतने दिनों से रानी को दे रही थी। उन औषधियों को देख वो बुजुर्ग वैद्य झुंझुला उठे और सम्राट से कहते हैं, क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु यहाँ पर एक भी औषधि ऐसी नहीं है जो रानी का मस्तिष्क ज्वर ठीक कर सके, बल्कि ये औषधियां तो वो हैं जो ज्वर को बनाए रखने के लिए दी जाती हैं। ये सुन सम्राट चौंक गए। उन्होंने बाकी सभी वैद्यों की तरफ देखते हुए कहा, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? वो सभी वैद्य एक साथ बोले, हाँ सम्राट, रानी को दी जाने वाली एक भी औषधि सही नहीं है। ये जानकर सम्राट बिंबिसार का क्रोध राजवैद्य पर भड़क उठा, लेकिन तब तक राज्यवैद्य वहां से भाग चुकी थी। सम्राट बिंबिसार ने सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, सैनिकों, महल की राजवैद्य जहां भी मिले उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। वो हाथ से निकल ना जाए। हमें भी तो पता चले कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो रानी कौशला देवी को ऐसे बीमार कर इनकी जिंदगी के साथ खेलना चाह रही थी। तब तक रानी चेलना भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्हें भी जब इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत समझ गई कि ये सब राज्यवैद्य ने नहीं बल्कि रानी कौशला देवी ने जानबूझकर करवाया है। यहाँ सम्राट उन वैद्यों के साथ रानी की तबीयत और आगे दी जाने वाली औषधियों के बारे में चर्चा करने लगे। तो वही मौके का फायदा उठाकर रानी चेलना कौशला देवी के पास जाकर बैठ गई और धीरे से उनके कान में कहती हैं, क्या बात है रानी कौशला देवी, मानना पड़ेगा, सम्राट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने बहुत अच्छी चाल चली थी। वैसे क्या आप हमें बताएंगे कि अचानक ये सब करने की क्या आवश्यकता पड़ गई और हमें ये सब बताया भी नहीं आपने? इसकी वजह? उनकी बातों से रानी कौशला देवी बुरी तरह से चिढ़ गई थी। उन्होंने कहा, अब कहना क्या चाहती हैं कि ये सब हमने जानबूझकर किया है? ध्यान रहे रानी चेलना, हम आपकी तरह नहीं है। सम्राट का प्रेम पाने के लिए हम ऐसा ढोंग कभी नहीं करेंगे। जरूर उस राज्यवैद्य ने ये सब किया है ताकि हम बीमार पड़े रहे। पता नहीं क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा। ये बोलते हुए वो एक पल के लिए रुकी और फिर अपने चेहरे के भाव बदलकर रानी चेलना पर आरोप लगाते हुए कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही राज्यवैद्य को कहा हो कि वो हमें बीमार कर दे ताकि हम शैया से उठ ना सके और आप सम्राट के साथ वक्त बिता सके? आपसे तो बात करना ही बेकार है, हम खुद सच का पता लगा लेंगे। ये कहकर झल्लाते हुए रानी चेलना वहां से उठकर चली गई। लेकिन रानी कौशला देवी एक बार फिर अंदर ही अंदर डर रही थी कि यदि राज्यवैद्य पकड़ी गई तो कहीं उनका सच सबके सामने ना आ जाए। वो अपने मन ही मन कहती हैं, इस वक्त हम बीमार होने का ढोंग कर रहे हैं। यदि हमने कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई तो सम्राट को हम पर संदेह हो जाएगा। इस वक्त हमारा शांत रहना ही उचित होगा। क्या रानी कौशला देवी का सत्य सम्राट के सामने आ पाएगा? क्या उस जंगल में आम्रपाली को वो दोनों व्यक्ति मिल पाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।